कल तक हम लोगों ने डायनेस्टीज़ पढ़ ली हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ मौर्यन एम्पायर या फिर मगध एम्पायर से पहले हुई। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मौर्यन एम्पायर। और आज से हम लोग देखेंगे कि नंदा डायनेस्टी के बाद जब मौर्यन एम्पायर आया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर को स्थापित किया, मतलब इसके फाउंडर कौन हुए? इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर हो गए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब इस चीज़ को बताने से पहले अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊं, तो नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर, जिनका नाम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिनका नाम था धनानंदा, इनकी कोर्ट में एक बार एक सेंट आते हैं। उन सेंट का नाम क्या होता है? उन सेंट का नाम होता है विष्णुगुप्त, जिनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? चाणक्य के नाम से जानते हैं। और इनको किस नाम से जानते हैं? और इनको हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो ये आए, इनके आने के बाद हुआ ये कि धनानंदा ने इनकी इंसल्ट की। तो इंसल्ट होने की वजह से इन्होंने धनानंदा से कहा कि मैं तुम्हारे इस साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगा। उसी के बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया, इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोगों को कहाँ से पता लगता है, मतलब इसके सोर्सेज हमको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो जो पहला सोर्स है उसकी बात करें तो वो एक बुक है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखी। अर्थशास्त्र जो किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। यही जो सेंट थे इन्होंने लिखी। और इन्होंने इस बुक में बेसिकली मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा बताया है। और इससे हम लोगों को एक प्रूफ मिला कि मौर्यन एम्पायर जैसी कोई एम्पायर हमारे इंडिया में एक टाइम पे प्रिवेल करता था। उसके बाद दूसरे में देखें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हम लोगों को ये पता लगता है कि कोई ऐसा साम्राज्य था जिसमें ये चीज़ें थीं, और उसके साथ साथ उस साम्राज्य का जो नाम था वो मौर्यन एम्पायर था। तीसरा अगर देखें तो एक इंटरनेशनल टेक्स्ट है जिस बुक का नाम है इंडिका, जिसको लिखा है मेगास्थनीज ने। तो जो ये इंडिका बुक हुई, इसमें भी चीज़ें हम लोगों को पता लगती हैं कि मौर्यन एम्पायर नाम का एक एम्पायर था और ये चीज़ है। इसके बाद अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन की बात करें, मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि चंद्रगुप्त मौर्य असल में थे कौन। तो कुछ टेक्स्ट इनको शूद्र बताते हैं। ये कौन बताते हैं? ये बेसिकली पुराण्स में इनको शूद्र कहा गया है। वहीं अगर हम देखें तो मुद्र राक्षस, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत है, ये मुद्र राक्षस, ये जो है ये बेसिकली विशाखा दत्त ने लिखी। ये इनको बेसिकली कुलहीन या फिर वृषल बताता है। बट इस चीज़ पे हम लोग मुद्र राक्षस के ये जो कुलहीन और वृषल वाली बात है, इस चीज़ पे हम लोग टोटली विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई। और गुप्ता पीरियड अभी आप लोग बाद में देखोगे कि गुप्ता पीरियड मौर्यन एम्पायर के बहुत बाद में आया। तो इस चीज़ को हम लोग हल्का सा सही नहीं मान सकते कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरा सोर्स देखें तो जो इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका है, इसने इस जो रूलर्स हुए या चंद्रगुप्त जो हुए उनको बेसिकली लोअर कास्ट का बताया है। उसके बाद अगर और आगे देखें तो जूनागढ़
रॉक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, इसमें बेसिकली इनको वैश्य बताया गया है। तो ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका गुजरात में है, ठीक है। गुजरात की जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रॉक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। अब हम लोग जो डिफरेंट रूलर्स हुए मौर्यन एम्पायर में उनके बारे में जान लेते हैं। तो रूलर्स में सबसे पहला रूलर जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्यन एम्पायर के फाउंडर भी हैं, ठीक है। ये मौर्यन एम्पायर के फाउंडर भी हैं और इन्हीं के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, इन्हीं के साथ ही कौटिल्य ने धनानंदा को डिफीट किया था। धनानंदा को डिफीट किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर को भी डिफीट किया था। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर वो है जो कि 326 BC में जब बैटल ऑफ हाइडेपस हुआ, किसके किसके बीच में ये बैटल ऑफ हाइडेपस हुआ ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ये आप मुझको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो जब ये वाला बैटल हुआ तो सेल्यूकस निकेटर को अलेक्जेंडर यहाँ पे छोड़ के गया, इंडिया में छोड़ के गया और एक प्रोविंस रूल करने को दी। तो उसी प्रोविंस को लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है। उसी प्रोविंस को लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रूलर हम लोगों को जानना है, उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपना लिया था। और जैनिज्म को किसके साथ अपनाया था? तो इन्होंने ये भद्र बाहु जो कि एक जैन मॉन्क है, एक सेकेंड, जो कि एक जैन मॉन्क है, उनके साथ अपनाया था। बेसिकली उनके एक तरीके से संरक्षण में अपनाया था। भद्रबाहु ने क्या किया ये चीज़ आप मुझको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और जब जैनिज्म को इन्होंने अपना लिया था तो इन्होंने श्रवणबेलागोला में क्या किया? सल्ले खान, ठीक है। वहाँ श्रवणबेलागोला में इन्होंने सल्ले खान किया। बेसिकली ये सल्ले खान क्या होता है? फास्टिंग टिल डेथ। ये चीज़ मैंने आपको जैनिज्म वाली जब वीडियो पढ़ाई थी उस समय भी मैंने आपको ये चीज़ बताई होगी। तो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये फाउंडर हैं। इन्होंने कौटिल्य के साथ मिलकर धनानंदा को हराया। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर जो कि एक ग्रीक था उसको भी इन्होंने हराया। उसके बाद इन्होंने भद्रबाहु के साथ मिलकर जैनिज्म को अपने जीवन में ढाला और इन्होंने जैनिज्म को अपनाया। और जो मेन चीज़ है वो इन्होंने श्रवणबेलागोला में सल्ले खान किया। और सल्ले खान क्या होता है? वो होता है फास्टिंग टिल डेथ। अब हम अगर दूसरे रूलर पे आए तो वो इनका बेटा था बिंदुसार और बिंबिसार में आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि बिंबिसार जो है वो 544 BC में हरियंका डायनेस्टी में के फाउंडर हैं। वहीं बिंदुसार जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर हैं या इनके सन हैं। इन्होंने बेसिकली आजीविका सेक्ट को अपनाया था। जैसे कि इनके फादर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया, वैसे ही इन्होंने क्या किया? इन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया। और इनको जो ग्रीक लोग होते थे वो इनको एनिट्रोचेट्स कहते थे। बेसिकली ये चीज़ इनको उस जो वहाँ पे बुक्स या इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उससे हम लोगों को पता लगा है। और एनिट्रोचेट्स का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ लैंड्स बिटवीन
2 C's। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को बिंदुसार के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, इसके बाद हमारे जो मेन रूलर हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हैं जिनके बारे में हम लोगों को मौर्यन एम्पायर में जानने की ज़रूरत है, उनका नाम है अशोका, जिनको हम लोग अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अशोका ने क्या किया, अशोका ने बेसिकली 12 ईयर्स रूल किया। ये बिंदुसार के बेटे थे, ऊपर से 12 ईयर रूल किया। इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था संघमित्रा। वहीं जो इनके सन हुए हैं उनका नाम क्या था, उनका नाम था महेंद्र। इनके सन का क्या नाम था, इनके सन का नाम महेंद्र था। इन्होंने कलिंग का वॉर लड़ा। कलिंग वॉर लड़ा, कब लड़ा, इन्होंने 261 BC में कलिंग का वॉर लड़ा। और कलिंग वॉर तो इन्होंने जीता, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया कि इन्होंने कलिंग वॉर जीतने के बाद बुद्धिज्म रिलीजन को एक्वायर किया। अशोका ने बुद्धिज्म एक्वायर किया, और उसी के साथ साथ जो कि पहले हुआ करता था कि बेरी घोष हुआ करता था। इस बेरी घोष का मतलब क्या है, आर्म्ड फाइट। ठीक है, बेरी घोष को बदल के इन्होंने धम्म घोष कर दिया। धम्म घोष का क्या मतलब होता है, धम्म घोष का मतलब होता है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, धम्म घोष कर दिया। और उसके साथ साथ एक चीज़ और इन्होंने की कि अपनी जो डॉटर और जो इनके सन थे, इन दोनों को इन्होंने सिलोन इनको भेजा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। और सिलोन आज की डेट में क्या है, सिलोन आज की डेट में श्रीलंका है। ठीक है, और अशोका के ही टाइम पीरियड में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। अशोका के टाइम पीरियड में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, इसलिए आपको अशोका को याद रखना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग अशोका की बात करें तो अशोका को अशोका द ग्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने 12 ईयर राज किया। इनकी डॉटर का नाम संघमित्रा, इनके सन का नाम महेंद्र था। इन्होंने इन दोनों को, अपनी डॉटर को, अपने सन को सिलोंग भेजा, जिसको अभी हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं। इन्होंने 361 BC में कलिंग वॉर लड़ा। कलिंग वॉर लड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी हत्याएं देखी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो वॉर था वो कलिंग वॉर ही था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो अशोका के जीवन में जो मेन चेंज आया वो ये हुआ कि इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने बेरी घोष को ट्रांसफॉर्म किया धर्म घोष में। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई। और 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कराई, कौन इसका अध्यक्ष था, ये मैंने बुद्धिज्म वाली वीडियो में बताया है। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके साथ साथ मुझको कमेंट में बताइएगा कि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई। ठीक है, और इस चीज़ को आप मुझको कमेंट में बताइएगा। इसके बाद अशोका ने एक और जो काम किया जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो होते हैं इनके अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट्स ये अशोका ने पिलर इंस्क्रिप्शंस और रॉक इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में बनाए। तो इन्होंने 2 तरीके से इसको बनाया, पिलर्स पे और रॉक्स पे। तो डिफरेंट लोकेशंस पे हमको ये जानने को मिलता है कि पिलर्स पे भी अशोका ने कुछ लिखवाया, रॉक्स पे भी कुछ लिखवाया। और रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो बेसिकली 14 मेजर हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। और मेजर रॉक एडिक्ट जो हैं वो 14 है, वहीं माइनर रॉक एडिक्ट जो हैं वो आपके 15 है। डिफरेंट सोर्सेज पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, तो मैं आपसे एकदम एक्यूरेटली नहीं कह सकता 14 या 15, क्योंकि हो सकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आगे चल के कुछ और नया मिल जाए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग इस रॉक एडिक्ट्स की लैंग्वेज की बात करें तो ये ज़्यादातर प्राकृत, ग्रीक और एरेमिक में लिखी हुई है। और अगर हम लोग स्क्रिप्ट की बात करें इन रॉक एडिक्ट्स के, तो ये
4 स्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो 3 ही है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो 4 है। कौन कौन सी? ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और एरेमिक। ये 4 लैंग्वेजेस में, ये 4 स्क्रिप्ट्स में बेसिकली इनको लिखा गया है। तो हमने 3 लैंग्वेज देखी जिसमें रॉक एडिक्ट लिखे हुए हैं और 4 स्क्रिप्ट देखी। और बेसिकली ये मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट कुछ नया नहीं है। इस रॉक एडिक्ट्स में बेसिकली लाइन्स लिखी हुई हैं। उन्हीं रॉक एडिक्ट्स की जो लाइन्स हैं वो हम लोग 14, 15 ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और जो पहली बार जो रॉक एडिक्ट मिला, पहला रॉक एडिक्ट जो अशोका का डिस्कवर हुआ, फर्स्ट रॉक एडिक्ट जो डिस्कवर हुआ वो कांधार इंस्क्रिप्शन है। कांधार में जो इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला वो हमारा पहला रॉक एडिक्ट था जो कि बाइलिंगुअल था। और ये चीज़ हम लोगों को कैसे पता लगी कि ये बाइलिंगुअल था या सिर्फ मोनोलिंगुअल था? इस चीज़ का हम लोगों को पता लगा जब हमारा रॉक एडिक्ट जो है वो डिसाइफर हुआ। और ये डिसाइफर किसने किया? तो अशोकन रॉक एडिक्ट को समझने के लिए इनको डिसाइफर किया जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अशोकन रॉक एडिक्ट को जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया। अब इसके आगे हम लोग ये जान लेते हैं कि माइनर रॉक एडिक्ट में कुछ चीज़ें मिली जो अशोक के बारे में लिखी थी। तो माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक के बारे में क्या मिला? तो उसमें एक रॉक एडिक्ट में हम लोगों को अशोक का नाम देवनामी प्रियदर्शी देखने को मिला। ये अशोक को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली यूज हुआ उस समय। और इसका मीनिंग अगर हम देखें तो उसका मीनिंग है देवों का प्रिय, जो कि आप लोगों को इसको पढ़ने से भी अंदाजा लग रहा होगा। उसके साथ साथ अशोक के डिफरेंट नेम्स जो कि इसमें मिले वो क्या क्या हैं? वो हैं निटुवा, मस्की, गुज्जर। ये डिफरेंट नेम्स भी हम लोगों को वहाँ पे मिले। और ये कहाँ पे देखने को मिले? ये बेसिकली ब्रह्मगिरी रॉक इंक्रिप्शन में देखने को मिले। ब्रह्मगिरी रॉक इंक्रिप्शन में देखने को मिले। और ये ब्रह्मगिरी रॉक इंक्रिप्शन कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पिलर एडिक्ट्स के बारे में देखें। तो पिलर एडिक्ट्स को पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि पिलर एडिक्ट्स बेसिकली दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो पिलर एडिक्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। ये इनकी शाफ्ट हो गई, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें आप लोग इसको हल्का सा जान लेंगे तो ये आपको इमेजिन करने में आसानी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे पार्ट था जो कि कुछ ऐसा करके बना हुआ है। ये बेसिकली इन्वर्टेड लोटस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड लोटस के बाद ये जो पार्ट है इसको एबेकस कहते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे एक एनिमल का पोर्ट्रेट बना हुआ है, ठीक है। एक एनिमल का पोर्ट्रेट बना हुआ है। तो अब अगर हम और पिलर एडिक्ट्स के बारे में जानें तो बेसिकली पिलर एडिक्ट्स जो हैं वो टोटल 7 हुए। अब 7 आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि 14 लाइंस मेजर में लिखी, 15 माइनर में लिखी, ऐसे करके डिफरेंट है। तो वैसे ही पिलर जो हैं, पिलर एडिक्ट टोटल 7 हुए। और जो 7 पिलर एडिक्ट अभी तक हम लोगों को सिर्फ एक में देखने को मिलता है, वो पिलर एडिक्ट कौन सा है? वो दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट है, जिसमें हम लोगों को 7 एडिक्ट देखने को मिलता है। और ये सिर्फ ओनली सिर्फ एक ही है। और ये जो है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्राकृत लैंग्वेज के साथ साथ ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके साथ साथ हम लोगों को एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट हाउस में एक पिलर एडिक्ट रखा हुआ है। प्रेसिडेंट हाउस में एक पिलर एडिक्ट रखा हुआ है जो कि रामपुरवा एडिक्ट है। रामपुरवा एडिक्ट है और इस पे बेसिकली बफेलो का सिंबल बना हुआ है। ऐसे ही अशोकन एडिक्ट जो है जो सारनाथ में रखा हुआ है, ठीक है, या सारनाथ में बना हुआ है, वो
वो एडिक्ट है जिससे हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है। नेशनल एम्बलम लिया गया है और नेशनल एम्बलम बेसिकली 24 जैन 1950 में लिया गया है। इसके बारे में मैं थोड़ी और चर्चा करूंगा जब हम लोग पॉलिटी की क्लासेस करेंगे, ठीक है। और सारनाथ के नेशनल एडिक्ट में 4 एनिमल्स हैं और वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? वो बेसिकली है एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्स एंड लायन। ये 4 एनिमल उसमें बने हुए हैं। उसके साथ साथ उस पर एक व्हील बना हुआ है जो कि अशोक के धर्मचक्र परिवर्तन को दिखाता है। चक्र परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बुद्धिस्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि बुद्धा से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ अशोक ने क्या बनवाया वो चीज़ अगर देखें तो केव्स अशोक ने बनवाए, जो कि बराबर केव इन्होंने बनवाए, लोमस ऋषि केव इन्होंने बनाया, ऋषि केव्स इन्होंने बनाए। उसके साथ साथ नागार्जुनी केव्स भी इन्होंने बनाए, ठीक है। नागार्जुनी केव्स भी इन्होंने बनवाए। अब ये सिर्फ अशोक ने नहीं बनवाए, इस अशोक के बाद जो रूलर्स है उन्होंने भी इसमें एक बनवाया है। ये आपका बिहार में है और ये बुद्धिस्ट लोगों का है। ये जो लोमस ऋषि केव है ये भी आपका बिहार में है, ये भी बुद्धिस्ट लोगों का है। नागार्जुन जो केव है ये भी आपका बिहार में है और ये अशोक ने नहीं बनवाया, ये आपका दशरथ मौर्य ने बनवाया है, ठीक है। ये आपका दशरथ मौर्य ने बनवाया है। अब जो मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर हुए, मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन हुए? मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ हुए, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ हुए और मौर्यन डायनेस्टी के बाद बेसिकली, और इसके बाद जब हम लोग आगे चल के नेक्स्ट डायनेस्टी देखेंगे तो उससे आप लोगों को मैं बृहद्रथ को कनेक्ट करके वहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे हल्की सी मिस्ट्री रखते हैं, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ बताएंगे। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को वैदिक एज में एडमिनिस्ट्रेशन का बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था वो मैंने आपको बताया। तो अब मौर्यन एम्पायर में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ये चीज़ अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ये अब हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बेसिकली हम लोगों को कौटिल्य की अर्थशास्त्र से पता लगता है, ठीक है। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में बेसिकली एक सप्तांग थ्योरी दी हुई है, उससे हम लोगों को इस चीज़ के बारे में जानने को मिलता है। और सप्तांग थ्योरी नाम से ही आप लोगों को पता लगा रहा होगा कि ये टोटल 7 चीज़ों के बारे में बात करता है। 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला होता है किंग, दूसरा सेक्रेटरी, तीसरी टेरिटरी, चौथा फोर्ट, पांचवा ट्रेजरी या ट्रेजर, और छठा आर्मी, और 7वां होता है हमारा फ्रेंड, ठीक है। तो इन चीज़ों को डिफरेंट नेम से हम उसमें जाना गया। इन नामों से तो आप इंग्लिश में जान सकते हो, लेकिन उस टाइम पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको किस नाम से दिया गया है वो चीज़ मैं अगर बताऊं तो किंग को राजा कहा गया है, सेक्रेटरी को अमात्य कहा गया है, टेरिटरी को जनपद कहा गया है। ऐसे ही आप ये चीज़ जनपद आप महाजनपदों से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा के नीचे गंगा और सोन की कॉन्ट्रोरी एरिया में मगध एम्पायर था और वो भी एक महाजनपद का पार्ट था। और महाजनपद वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि महाजनपद में एक जनपद जो उभर के आया, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये ही वो जनपद है जो उभर के आया, ठीक है। फोर्ट को बेसिकली इसमें दुर्ग कहते थे, ट्रेजरी को कोष, आर्मी को सेना, और फ्रेंड को हम लोग मित्र कहते थे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ चीजें थी, जैसे कुछ ऑफिसर्स को सेपरेट नेम दिए हुए थे, ठीक है। वो ऑफिसर्स क्या क्या थे? पहला था चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर जिसको हम लोग
सन्नी दत्त के नाम से जानते थे। दूसरे थे कलेक्टर्स जनरल ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम लोग समर्थ के नाम से जानते थे। उसके बाद अगर हम लोग कोर्ट्स की बात करें तो डिफरेंट चीज़ों के लिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था और डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट कोर्ट्स भी बेसिकली यहाँ पे थे। यहाँ पे 2 टाइप के कोर्ट्स थे, जैसे 2 मैटर्स होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, तो वैसे ही इसमें भी 2 कोर्ट्स थे, एक सिविल कोर्ट था, एक क्रिमिनल कोर्ट था। सिविल कोर्ट को यहाँ पे धर्मस्थीय न्यायालय कहते थे। वहीं क्रिमिनल कोर्ट को हम लोग कंटकासुधन न्यायालय कहते थे। ठीक है, और जो सिविल कोर्ट था या फिर धर्मस्थीय न्यायालय था, इसको व्यवहारिका गवर्न करते थे। वहीं जो कंटकासुधन न्यायालय था, इसको प्रदेष्ठा गवर्न करते थे। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकाउंट्स किसके पास थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकाउंट्स ये बेसिकली गोपा के पास हुआ करती थी। अकाउंटेंट जनरल कौन था? तो अकाउंटेंट जनरल बेसिकली अक्षपात्रा था। ठीक है, फिर अगर हम लोग सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड था उसको हम लोग नगस्का कहते हैं या फिर नागरिका कहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग एग्रीकल्चरल हेड को देखें तो जैसे हम लोगों को पता है कि सीता माँ का जो जन्म हुआ है वो खेतों से रिलेटेड है, वैसे ही एग्रीकल्चर को जो गवर्न करते थे उनको सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, फिर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट जो था वो था अध्यक्ष देखते थे। ठीक है, फिर शिप्स की बात करें तो शिप को हिंदी में हम लोग नौका कहते हैं, तो नाव अध्यक्ष शिप्स को देखते थे। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली डिटेक्टिव्स भी हुआ करते थे। ठीक है, तो डिटेक्टिव्स यहाँ पे गुंडा प्रस्था के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये चीज़ें थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अशोका ने जैसे कि अपनी बेटी संघमित्रा और सन महेंद्र को भेजा था, तो इन्होंने धम्म महामात्र भी अपॉइंट किए थे। और धम्म महामात्र बेसिकली कौन थे? धम्म महामात्र बेसिकली कुछ ऑफिसर्स अशोका ने अपॉइंट किए थे जो ये चेक करते थे कि लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं या धम्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब अगर हम लोग इसके प्रोविंसेस की बात करें तो इसके प्रोविंसेस कहाँ कहाँ थे और कैसे फैले हुए थे, नॉर्मली हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में तो जो राज्य है मगध। ठीक है, नॉर्थ में उत्तर पट जिसे कहते थे उसमें हमारा तक्षशिला। ईस्ट में एक सेकेंड, हाँ, ईस्ट में हमारा प्रक्षेपथ था जो कहाँ था? कलिंग वाला एरिया, जिसको अशोका ने जब कैप्चर किया उसके बाद बुद्धिज्म को ज्वाइन किया। वेस्ट को हम लोग अवंतीपट कहते थे। अवंती आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अवंती जो था वो अवंती महाजनपद में मैंने आपको बताया था, अवंती महाजनपद जो था वो इनके वेस्ट वाला पार्ट था। साउथ को बेसिकली हम लोग दक्षिण पट कहते थे। ठीक है, और
ये कौन सा था? ये सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो है, इसका जिक्र मैं आपसे ज्योग्राफी वाली उसमें करूँगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कौन से एरिया की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे सोसाइटी की बात करें, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट टाइम पीरियड में सोसाइटी देखी, वैसे ही यहाँ पे भी सोसाइटी में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन था। और यहाँ पे सोसाइटी के बारे में हम लोगों को दो जगहों से पता लगता है, अलग अलग चीज़ें, तो हम लोग ये टोटली नहीं कह सकते कि क्या सोसाइटी यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, तो 4 वर्ण सोसाइटी थी, 4 वर्ण सोसाइटी थी, और वुमेन जो थी वो हाई पोजीशन पे थी, वुमेन जो थी वो हाई पोजीशंस पे थी, ऐसा हमारा अर्थशास्त्र हमको बताता है। वहीं जो मेगास्थनीज की इंडिका है, जो मेगास्थनीज की इंडिका है, वो यहाँ पे 7 क्लासेस की बात करती है कि मॉडर्न एम्पायर में 7 क्लासेस हुआ करती थी, और यहाँ पे कोई स्लेवरी नहीं थी। लेकिन हमने ये देखा कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो कौटिल्य थे वो विश्व कन्याओं की आर्मी बना के रखते थे, तो उससे हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्लेवरी प्रिवेल करती थी। तो इस चीज़ को हम लोग सच नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, हो भी सकता है। फिर अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी बेसिकली टैक्स बेस्ड तो थी ही। टैक्स में क्या था? 1/4 प्रोड्यूस से बढ़ाकर 1/6 प्रोड्यूस कर दिया गया था यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे पोर्ट्स भी थे। अगर हम वेस्ट पोर्ट की बात करें तो वेस्ट में था भरूच, सुप्रा, और वहीं अगर हम ईस्ट पोर्ट की बात करें तो ईस्ट में था तम्रापलीपति। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये लोग दूर दूर भी करते होंगे ट्रेड, ये लोग दूर दूर भी जाके ट्रेड करते होंगे, और इन लोगों ने ट्रेड डिफरेंट जगहों पे फैलाया होगा, क्योंकि इससे हम लोगों को ये भी पता लगता है कि जब अशोका ने अपनी बेटी और बेटे महेंद्र और संघमित्रा को शिलोंग भेजा, तो किसी चीज़ से भेजा होगा। तो पोर्ट्स की बात करते हैं, ऊपर से यहाँ पे नाव अध्यक्ष भी हैं, तो शिप्स का जब अध्यक्ष है तो यहाँ पे पोर्ट्स ट्रेड के लिए यूज़ होता ही होगा। उसके साथ साथ भोग भी यहाँ पे टैक्स की तरह लिया जाता था, और ये भोग जो टैक्स है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए पे लिया जाता था। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे लिया जाता था। और जो सिलोनीज क्रोनोलॉजी है या सिलोनीज क्रॉनिकल्स है, ये एक लिटरेरी सोर्स है, ये एक लिटरेरी सोर्स है जो हम लोगों को बताता है कि अशोक ने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा था, और उसके साथ साथ इसको हम लोग महावंशा के नाम से जानते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें और हम आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है कि जो एंशिएंट ट्रैवलर्स थे, एंशिएंट ट्रैवलर्स इंडिया को सुवर्ण भूमि के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, और 1877 में अशोकन इंस्क्रिप्शन, एक सेकेंड नाम गलत लिख दिया मैंने, अशोकन इंक्रिप्शंस को फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम ने पब्लिश किया था। ये चीज़ अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। ये चीज़ आप मुझको कमेंट में बताइएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम का जिक्र मैंने इससे पहले कहाँ पे किया है। उसके साथ साथ एक और ऑफिसर बेसिकली हुए जो कि अताविका राजा के नाम से जाने जाते थे। ये बेसिकली फॉरेस्ट किंगडम को डिनोट करते थे। ठीक है, ये फॉरेस्ट किंगडम को डिनोट करते थे। बस इतना ही हम लोगों को हमारे मौर्यन एम्पायर में जानने की ज़रूरत है, और मौर्यन एम्पायर इसी के साथ ख़त्म होता है। इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें हम लोग पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स देखेंगे, और देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बाद क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, उससे मुझको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।